किसी भी राष्ट्र के लिए उसकी संप्रभुता और अखंडता बेहद अहम हो जाता है। इसके साथ खिलवाड़ करने वालों पर सख्ती से निपटना आवश्यक भी हो जाता है ताकि सामाजिक सौहार्द बना रहे। इसके लिए समय समय पर आवश्यक कानूनी प्रावधानों की दरकार भी होती है। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष भारती और आप देख रहे हैं संस्कृति IAS यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुप्रीम कोर्ट द्वारा UAPA से संबंधित मुद्दों पर दिए गए निर्णय पर चर्चा करेंगे। साथ ही हम इससे जुड़े कानूनी प्रावधानों को भी समझेंगे। दोस्तों, भारत की न्यायपालिका जो है पिछले कुछ दिनों में लैंडमार्क डिसीजन दे रही है, हिस्टोरिकल फैसला दे रही है। कल ही आपने देखा होगा जो गुजरात के सूरत का जो सेशन कोर्ट था उसने राहुल गांधी जी से संबंधित एक फैसला दिया और उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट अभी है वह UAPA से संबंधित एक हिस्टोरिकल लैंडमार्क डिसीजन देते नजर आ रही है। तो इसी मुद्दे पर हम डिटेल से बात करेंगे। गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967 में जो पास हुआ था, इसमें बाद में कुछ संशोधन भी किया गया इस कानून में, उस संशोधन को भी हम डिटेल से देख लेंगे। उससे पहले आप समझिए कि आपके लिए एक जो प्रीलिम्स का प्रश्न है वह हमने पहले ही दे दिया है। इस प्रश्न को आप अच्छे से समझ लीजिए और इसका जवाब जो है इसी सेशन में है, क्योंकि आप लोग काफ़ी उत्साहित होकर के देखता हूँ कमेंट सेक्शन में जवाब दे रहे हैं और कुछ लोगों से गलत भी हो जाता है। तो हमने कहा कि पहले ही क्वेश्चन आपके नज़र के सामने दे दें ताकि आप अच्छे से समझें और फिर इस वीडियो को पूरा सेशन को आप अच्छे से देखें और फिर जवाब इसका दें। देखिए, प्रश्न है क्या, कुछ कथन है, इस पर आपको विचार करना है और यहाँ देख लेंगे तो सत्य कथन कौन है उसकी पड़ताल करनी है। स्टेटमेंट है UAPA अधिनियम 2019 के तहत परमाणु आतंकवाद से संबंधित कृत्यों के दमन हेतु अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन 2005 को सूची से जोड़ा गया है। इस टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे, देख लीजिएगा। UAPA 1967 के अंतर्गत गतिविधियों की जांच उप निरीक्षक या उससे ऊपर रैंक के अधिकारियों द्वारा की जा सकती है। तो अब आप प्रश्न समझ गए हैं, इस पर हम जब डिटेल से चर्चा करेंगे तब आपको इसका जवाब भी मिल जाएगा। अब हम अपने सुर्खियों की तरफ सीधा चलते हैं और देखते हैं कि आज का जो यह मुद्दा है क्यों चर्चा बना हुआ है, क्यों सभी लोग यह कह रहे हैं कि यह लैंडमार्क डिसीजन होने वाला है इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, भारत की सुरक्षा व्यवस्था के लिए, भारत का जो एक तरह से कह सकते हैं सामाजिक सौहार्द है उसके लिए एक हिस्टोरिकल जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है कि गैर कानूनी संगठन की सदस्यता अपने आप में गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967 के तहत एक अपराध है। यहाँ पर पेपर के कटिंग्स को देखिए, फिर हम डिटेल से आपको इसे समझा भी देंगे। सुप्रीम कोर्ट चेंजेस स्टैंड, यहाँ चेंजेस स्टैंड कहने का मतलब है कि कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट अपने पूर्व में दिए गए निर्णय से पलट चुकी है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले इस केस में ही 2011 में फैसला दिया था और उस पर फिर से जांच चल रहा था। जो 3 जज की जो बेंच है वह इस पर जांच कर रही थी, उसी का डिसीजन आया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2011 में इसी मुद्दे पर जो फैसला दिया है उसी का रिव्यू करते हुए अब सुप्रीम कोर्ट पा रही है कि नहीं, ज़रूरी है कि कुछ प्रावधान बदला जाए। इसीलिए नाउ मेयर मेंबरशिप ऑफ अ बैंड आउटफिट इज अ क्राइम अंडर UAPA। तो अब सुप्रीम कोर्ट जो हम डिसीजन देखेंगे इसका कि क्या है, तो सुप्रीम कोर्ट अब कह रही है कि यदि कोई संगठन है उस पर केंद्र सरकार उसे बैन करती है और यदि उस बैन संगठन का कोई व्यक्ति अभी भी मेंबर रहता है, एक्टिव मेंबर, तो उसे दोषी मान लिया जाएगा। यहाँ भी देखिए यही बातें है कि रिवर्स पास्ट ऑर्डर, सुप्रीम कोर्ट अपने पूर्व में दिए गए ऑर्डर को रिवर्स कर रही है, उससे उलट बातें सुप्रीम कोर्ट करते हुए नजर आ रही है। चलिए आपको न्यूज़पेपर का कटिंग से थोड़ा डिटेल से दिखाते हैं कि किन किन सेक्शन पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। द हिंदू का ये न्यूज है आज का, और मेंबरशिप ऑफ बैंड आउटफिट इज क्राइम अंडर UAPA से सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट वही कह रही है कि यदि कोई संगठन है जिसे बैन किया गया है भारत सरकार के गृह मंत्रालय के द्वारा और यदि उस संगठन का कोई व्यक्ति बैन होने के बावजूद भी मेंबर बना रहता है तो अब उसे दोषी मान लिया जाएगा। किस कानून के अंतर्गत? तो UAPA के अंतर्गत, यानी कि द अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट 1967 के तहत ऐसा किया गया है। अब जरा इस पैराग्राफ को मैं आपको दिखाता हूं कि इस पैराग्राफ में क्या मेन बातें कही है सुप्रीम कोर्ट ने। देखिए 3 जज की बेंच रही है सुप्रीम कोर्ट की। फ्राइडे को ये डिसीजन दिया गया था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्लैरिफाई दैट अ पर्सन हु इज और कंटिन्यूज टू बी इवन अ mere member of a banned organization is liable to be found criminally liable under the
यूएपीए। तो कहा गया है कि यदि वही बात है कि संगठन बैन हो गया है फिर भी मेंबर रहते हैं तो यूएपीए के तहत आप दोषी माने जाएंगे। क्यों? तर्क दिया है सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही कि यह भारत के जो संप्रभुता है और भारत की जो इंटीग्रिटी है, अखंडता है, उसके खिलाफ होगा। जब यह जजमेंट आया तो इस पर काफ़ी खुश हुए सत्ता पक्ष के लोग भी, क्योंकि केंद्र सरकार इसका एक पक्ष रही है। और केंद्र सरकार के जो सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता, वो थैंक्स कहते हैं सुप्रीम कोर्ट को। उन्होंने कहा है कि आप यहाँ देखिए, वो कह रहे हैं कि ग्रेटफुल टू योर लॉर्डशिप फॉर दिस रियली हिस्टोरिकल जजमेंट। वो इससे ऐतिहासिक फैसला बताते हैं, यानी कि केंद्र सरकार के पक्ष में ये लड़ रहे हैं, केंद्र सरकार की बातें रख रहे हैं। तो केंद्र सरकार की तरफ से मान लीजिए कि गवर्नमेंट कह रही है कि ये हिस्टोरिकल जजमेंट दिया गया है, चूंकि भारत की संप्रभुता जो हमारे देश की है यह इस फैसले से अक्षुण्ण रहेगी। यहाँ पर जब इस फैसला को सुना गया, इस पर बातें की गई, तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ आर्गुमेंट पेश किए हैं, वह आपके लिए समझना ज़्यादा जरूरी हो जाएगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि यदि कोई ऑर्गेनाइजेशन बैन हो गया है, गवर्नमेंट ने यह इशू कर दिया है यूएपीए के तहत कि कोई ऑर्गेनाइजेशन बैन हो चुकी है, तो उसके जितने भी मेंबर हैं उसे यह सूचना मिल चुका है ऑलरेडी कि यह ऑर्गेनाइजेशन बैन हो गया है, अब आप इसके मेंबर ना रहें। लेकिन बावजूद भी बट अ पर्सन चूजिंग टू कंटिन्यू एज अ मेंबर डिस्पाइट नोइंग अबाउट द बैन ऑफ एक्टिंग अगेंस्ट द सॉवरेनिटी ऑफ द नेशन ऑफ कोर्ट नोटेड। इसके बाद भी कोई व्यक्ति यह चूज करता है कि भारत के संप्रभुता के खिलाफ रहने वाली संस्था जिसे बैन कर दिया गया है उसका मेंबर रहता है, तो वह भी दोषी माना जाएगा। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट अब आगे कहती है कि वह मेंबर यह क्लेम नहीं कर सकता है कि उसका जो है फंडामेंटल राइट वगैरह जो है वह सरकार के द्वारा या राज्य के द्वारा मतलब उसे दबाया जा रहा है। यहाँ पर आप समझ लीजिए कि यह जो सेक्शन है यूएपीए का सेक्शन 10A फर्स्ट जो है, इस पर हम बात करेंगे भी डिटेल से। तो इस सेक्शन को हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह लागू होगा फिर उस व्यक्ति पर, इस पर हम डिटेल से बात करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट यहाँ भी कहते नजर आ रही है कि यदि ऐसा होता है कि किसी संगठन को बैन किया जाता है और उसके मेंबर जो है उसकी सदस्यता छोड़ देते हैं तो वह उस पर सेक्शन 10A नहीं लगेगा यूएपीए का। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट यह भी कह रही है। दूसरी बात जो यहाँ पर कुछ लोगों का मुद्दा उठ कर के सामने आया, क्योंकि देखिए यह मसला जैसे ही आया लोगों ने कहना शुरू किया, जो इसके बचाव पक्ष के लोग थे, कि यह सरकार को अपने बातों को दबाने के लिए, मतलब कोई पक्ष है जो सरकार का विरोधी है या सरकार के कामों पर मुखरता से बोलता है तो सरकार उसे दबाने के लिए यूएपीए का इस्तेमाल कर सकती है। बहुत सारे लोगों का यह भी कहना है कि यूएपीए का भारत में जो इस्तेमाल हुआ है वह अधिकांशतः केसेस जो है अल्पसंख्यक वर्गों के खिलाफ गया है। तो यह सब मसला चला आ रहा था और उसका हवाला देते हुए जो संगठन है, सामाजिक मतलब संगठन, सिविल सोसाइटीज़ हैं, एनजीओ वगैरह, ये कह रही है कि यह जो स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है वह हमारा निर्बाध है। किसी भी संगठन को बनाने का, उसका सदस्य रहने का यह फंडामेंटल राइट है। भारत का जो संविधान है यह फंडामेंटल राइट देता है। संविधान के पार्ट 3 के तहत ये बातें की गई है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट उसी बात को जवाब देती कहती है कि हाँ, ये बात सही है कि 19(4) जो फंडामेंटल राइट है उसके अंतर्गत जो नागरिक हैं, सिटीजन हैं, उनको अधिकार दिया गया है। राइट टू फॉर्म यूनियंस और एसोसिएशन वाज सब्जेक्ट टू द पावर ऑफ द स्टेट टू मेक लॉज टू इम्पोज रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। तो यहाँ पर कह रही है कि ठीक है, आपको संगठन बनाने का अधिकार दिया गया है, यूनियन बनाने का अधिकार दिया गया है, फंडामेंटल राइट्स है आपका, लेकिन यहीं पर ध्यान रखना है कि केंद्र सरकार जो है या राज्य जो है रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है आप पर, यानी कि युक्ति युक्त प्रतिबंध के द्वारा आपके स्वतंत्रता के अधिकार का कुछ हद तक हनन कर सकती है या सीमित कर सकती है, ऐसा कहना ज़्यादा अच्छा रहेगा। और तर्क में सरकार क्या कर सकती है, यदि उसे लगता है कि राष्ट्र के संप्रभुता के खिलाफ है, यानी कि आपकी जो बातें हैं या आप जिस संगठन से जुड़े हुए हैं वह संगठन राष्ट्र के संप्रभुता के खिलाफ है, कुछ ऐसी बातें हैं जो अखंडता को, राज्य को नुकसान पहुंचाती है, तब आपका यह अधिकार जो है रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन के तहत लाया जाएगा। तो यह सब पूरा मसला है। हम यहाँ से 10A को भी, सेक्शन 10A को डिटेल से देखेंगे।
तो मोटा मोटी इस न्यूज़पेपर से आपने जो ये न्यूज़ का कट है इससे पूरा मुद्दा तो समझ ही गए होंगे। अब इससे आगे चलते हैं और देखते हैं इससे जुड़े हुए पहलू क्या क्या हैं, क्योंकि वह हमारे लिए बेहद ज़रूरी होने वाला है। और जब यह टॉपिक, देखिए यह टॉपिक कोई नया नहीं है, कई वर्षों से चला आ रहा है ये टॉपिक, ठीक है। 2019 में भी इस जो अधिनियम है उसमें संशोधन हुआ था, तो इसीलिए यूपीएससी के लिए फेवरेट टॉपिक होने वाला है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और भी ज़्यादा। इसीलिए बहुत ध्यान से इस टॉपिक को तैयार कर लीजिए, कोई चूक नहीं हो जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट वर्ष 2011 में दिए गए अपने 3 निर्णयों की जांच कर रही थी। जैसा कि मैंने पहले कहा कि सुप्रीम कोर्ट अपने ही फैसले से पलटी है, तो 3 निर्णय कौन था? केरल राज्य बनाम रानी अरुण भुइयां बनाम भारत संघ और इंद्रदास बनाम असम राज्य। यह जो 3 केसेस था उसका 2011 से ही जांच चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट अब इस नतीजे पर पहुंची है कि वहां उसको फैसले को पलट लिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले के उस फैसले को पलट दिया जिसमें कहा गया था कि यूएपीए 1967 के तहत, यहां ध्यान देना है, केवल प्रतिबंधित संगठन की सदस्यता किसी व्यक्ति को दोषी नहीं ठहराएगी। यानी कि 2011 में जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पे कहा था तो उसने कहा था कि अगर देखिए यूएपीए 1967 के तहत ऐसा नहीं है कि कोई संगठन है कोई संगठन है और उसको बैन कर दिया गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि इसका जो मेंबर है उसे दोषी मान लिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त यह कहा था, लेकिन अब इस बात से सुप्रीम कोर्ट पलटी है। उस वक्त कहा था कि जब तक कि वह हिंसा का सहारा नहीं लेता है या लोगों को हिंसा करने के लिए उकसाता नहीं है या सार्वजनिक शांति को भंग करने की प्रयास नहीं करता है, तब तक भले ही संगठन बैन हो गया हो लेकिन उसके मेंबर को दोषी ना माना जाए। लेकिन अब मामला पलट गया है। जब एक संगठन को यूएपीए की धारा 3 के तहत जारी अधिसूचना द्वारा गैर कानूनी घोषित किया जाता है और एक व्यक्ति जो इस तरह के संगठन का सदस्य है और बना रहता है, उसे 2 वर्ष तक के कारावास से दंडित किया जा सकता है। ध्यान रखना, अब ये मामला यहाँ आ गया है। यानी कि यूएपीए की सेक्शन 3 अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। 2 चीज़ें हैं यहाँ पर, एक तो आपको सेक्शन 3 को समझना है और हम सेक्शन 10 को भी समझेंगे। तो यह दोनों पॉइंट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है। तो अब कहा गया कि देखिए कोई संगठन है उसे बैन कर दिया, आप मेंबर रहते हैं, जानकारी है आपको, तो आपको 2 वर्ष तक का सज़ा हो सकता है। अब धारा 10A आई की बात करते हैं। इसके तहत कहा गया कि किसी व्यक्ति को केवल इसीलिए दंडित नहीं किया जा सकता क्योंकि वह इस तरह के गैर कानूनी संगठन का सदस्य था। ध्यान रखिएगा, था, यानी कि अभी है नहीं है, तब तो उसको सजा मिल जाएगा 2 वर्ष तक का। लेकिन यदि संगठन का सदस्य था, बैन होने के बाद उसने छोड़ दिया, यदि कोई व्यक्ति सदस्य रहा है लेकिन घोषणा के बाद सदस्य नहीं बना रहता है, तो यह धारा 10 के अंतर्गत नहीं आएगा। यानी कि संगठन बैन हो गया तो वह व्यक्ति ने कहा कि भैया अब हमें माफ़ करो, हम तुम्हारे साथ नहीं जुड़े हुए हैं, अब हम इस संगठन के मेंबर नहीं हैं। अगर वह व्यक्ति उसका जो मेंबरशिप है उसका त्याग कर देता है तो उस पर धारा 10 लागू नहीं होगा, उसे 2 वर्ष की सजा नहीं होगी। अन्यथा वो बना रहता है तो उसे 2 वर्ष की सजा होगी। मतलब कानून यह मान के चलेगी कि उसे जानकारी है, क्योंकि जब किसी संगठन को मान लीजिए बैन किया जाएगा, ठीक है। अब जैसे कि मान लेते हैं आप संस्कृति आईएएस में पढ़ते हैं, कल को मान लीजिए यहाँ पर 3-4 दिन के लिए वेकेशन है, ऑफ है आपके क्लासेज, तो जाहिर सी बात है आपको सूचना मिल जाएगी किसी न किसी माध्यम से, आपको व्हाट्सएप के माध्यम से मिलेगा, नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा, वेबसाइट के द्वारा, संभव है मैं ही यहाँ से बता दूँ। तो कई माध्यम है जिसके जरिए आपको ये पता चल जाएगा कि मेरे क्लासेज ऑफ हैं, ठीक है। अब वही कहा जा रहा है, बिल्कुल इतना ही सिंपल बात है, इसको इसी तरह समझिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए भाई आपको पहले ही पता है, आपको मैंने ये न्यूज़पेपर का कर दिखाया था ना, जो कि ध्यान से इस बात को देख लीजिए। वुड नो, ऑर्गेनाइजेशन वुड नो अबाउट द बैन, द कोर्ट जॉन्ट, देखिए यहाँ पे एवरी मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वुड नो अबाउट द बैन। तो ये 3 लाइन में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि भाई जब बैन हो गया तो हर मेंबर ये समझ रहा है कि हाँ मेरा संगठन जिससे मैं जुड़ा हुआ हूँ वह बैन हो चुका है और फिर भी मैं उसका मेंबर अब रहता हूँ, तो हम मान के चलते हैं कि आपको जानकारी थी और उसके बावजूद भी आपने ऐसा किया, तो आप दोषी करार दिए जाएंगे। चलिए अब जब हम इतना चर्चा यूएपीए पर कर रहे हैं तो जरा इस कानून को डिटेल से समझते हैं कि इसके तहत क्या क्या कहा गया है। गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967, द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967, यानी कि इसे पॉपुलर वे में यूएपीए भी कहा जाता है,
ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है, इस कानून का उद्देश्य क्या था? देखिए, उद्देश्य था कि व्यक्तियों और संगठनों की कुछ गैर कानूनी गतिविधियों की अधिक प्रभावी रोकथाम और आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए या उससे जुड़े मसलों को रोकथाम के लिए यह कानून लाया गया था। इसके तहत बहुत सख्ती से संगठन जो है, एजेंसियां जो है वह काम करती है। यह अधिनियम व्यक्ति या संगठनों द्वारा की गई निम्नलिखित कार्रवाई को गैर कानूनी गतिविधि के रूप में परिभाषित करता है। ध्यान रखना है, व्यक्ति और संगठन दोनों है। क्या क्या है? यदि कोई भी कार्रवाई जो भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग पर अधिकार, यानी कि भारत का कोई भी क्षेत्र है जिस पर कि वह संगठन या कोई व्यक्ति अधिकार करना चाहता है, उस पर अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहता है, तब भी, या भारत की संप्रभुता को खंडित करना चाहता है, अखंडता को बाधित करना चाहता है, तब भी यह कानून उस पर लगेगा। अभी आप जान रहे होंगे खालिस्तान की मांग को लेकर के अमृतपाल सिंह क्या करना चाह रहा है, ध्यान से समझिए। वो क्या करना चाह रहा है? भारत का जो पंजाब का हिस्सा है उसे वह अलग देश बनाना चाह रहा है, यानी कि वह भारत के राज्य क्षेत्र के एक भाग जो कि पंजाब है उस पर अधिकार और नियंत्रण करना चाह रहा है। तो उस पर क्या लग जाएगा? यूएपीए। यही समझने की बात है, ठीक है। यानी कि वो देश की संप्रभुता और अखंडता को बाधित करना चाह रहा है। तो देखिए, इस केस से देखिए, जैसे ही आप यूपीएससी का प्रिपरेशन करें ना, तो ऐसे ही आपको जोड़ जोड़ के पढ़ना है। हर टॉपिक एक दूसरे से जुड़ा हुआ यहाँ पर है। तो ये होलिस्टिक अप्रोच इसे कहते हैं। जब तक ये डेवलप नहीं होगा आपका काम बनेगा नहीं। तो यहाँ पर आपका एक मुद्दा और वहाँ जुड़ जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार किसी दोषी संगठन को आतंकवादी संगठन के रूप में घोषित कर सकती है। कौन करती है? केंद्र सरकार। ध्यान रखना है बार बार, यहाँ पर केंद्र सरकार के तरफ से गृह मंत्रालय के द्वारा ये सब किया जाता है। डीएसपी, ध्यान दीजिए, इस पॉइंट को ध्यान से देना है, क्योंकि ऐसे पॉइंट जो है ना, वो क्वेश्चन जब पूछा जाएगा तो उसके स्टेटमेंट में ऐसा ही पॉइंट दे दिया जाता है जहां नजर नहीं पड़ती है। डीएसपी या एसीपी या उससे ऊपर के रैंक के अधिकारियों द्वारा ही जांच की जाएगी। ध्यान देना है, यानी कि एसीपी या डीएसपी के नीचे रैंक के जो अधिकारी हैं, मान लीजिए इंस्पेक्टर है, सब इंस्पेक्टर है, तो वह इस मामले की जाँच नहीं कर सकता है। यहाँ ध्यान देना है। और दूसरा, यूएपीए अधिनियम 2019 के तहत यहाँ पे संशोधन किया गया था, उस पर हम चर्चा करेंगे डिटेल से। इसके तहत परमाणु आतंकवाद से संबंधित कृत्यों के दमन हेतु अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन 2005 को इस सूची में जोड़ दिया गया था। अब देखते हैं इससे संबंधित कुछ मुद्दे हैं, वह मुद्दा क्या क्या है इस कानून से संबंधित, उस पर जरा हम बात कर लेते हैं। देखिए, इसके अंतर्गत गिरफ्तारी की अवधि बढ़ा दी जाती है, जो आगे भी बढ़ती चली जाती है। इससे पहले सामान्य जमानत नहीं दी जा सकती। कहने का मतलब है, जब अरेस्ट हुए तो तुरंत बेल आपको नहीं मिलेगा। और नियमित जमानत जो है, कोर्ट में केस चलने के बाद जो नियमित जमानत है वह भी न्यायाधीश की संतुष्टि के अधीन ही होती है, उसे आप सरप्लस नहीं कर सकते हैं। जमानत के अतिरिक्त यह प्रक्रिया पूर्व परीक्षण जघन्य आतंक अपराधों के दोषी माने जाने वाले अभियुक्तों के लिए लंबी अवधि की सुनवाई तथा कैद की लंबी अवधि को भी सुनिश्चित करती है। यानी कि एक बात समझ लीजिए, किसी भी व्यक्ति पर यूएपीए लग गया तो समझिए वो गया, सीधा ऐसा समझ लीजिए। मतलब बाकी लॉ के तहत उस पर अगर मुकदमा दायर होता है तो उसके बचने के चांसेस तो बहुत हद तक रहते हैं, लेकिन किसी भी मामले में यदि राज्य ने यूएपीए के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया तो फिर समझ लीजिए उस व्यक्ति का बचना लगभग नहीं, पूर्णतया नामुमकिन है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। गैर कानूनी गतिविधि निवारण संशोधन अधिनियम 2019 पर चर्चा करते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि संशोधन हुए हैं, लेकिन मेजर संशोधन जो है 2019 में हुआ और उसमें कुछ बातें इस कानून के तहत और जोड़ दी गई, तो उस पर हम बात कर लेते हैं। उक्त अधिनियम के अंतर्गत केंद्र सरकार किसी संगठन को आतंकवादी संगठन निर्दिष्ट कर सकती है। यहाँ किसी संगठन को ध्यान रखना है, अगर वह संगठन के तहत अगर बात की जाएगी तो ये कुछ बातें हैं जो फुलफिल होना चाहिए। वो क्या क्या है? आतंकवादी कार्रवाई करता है या उसमें भाग लेता है। कोई संगठन है जो आतंकवादी कार्रवाई करता है या उसमें संलिप्त पाया जाता है, तब आतंकवादी घटना को अंजाम देने की तैयारी करता है, यानी कि प्लानिंग के स्तर पर भी वह पाया जाता है, उसका जो काम होता है, तब भी उसे बैन किया जाएगा। यदि आतंकवाद को बढ़ावा देने का काम करता है, सपोर्ट करता है, तब भी, या आतंकवादी गतिविधि में शामिल होता है, तब भी उस पर बैन किया जाएगा, उस पर कार्रवाई की जाएगी। सरकार को अधिकार है कि वह समान आधार पर व्यक्तियों को भी आतंकवादी निर्दिष्ट कर सकती है। यह पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है।
इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिए कहीं अलग से, क्योंकि यही पॉइंट जो है 2019 का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट रहा था। और वह क्या था कि अभी तक क्या है, संगठन की बात की जाती रही है, ठीक है, और संगठन के अंतर्गत व्यक्ति की बात की जाती रही थी। लेकिन 2019 का जो संशोधन हुआ था उसमें बहुत क्लियर बताया गया यह कि समान आधार पर, वह आधार जो जिस पर उसके तहत संगठन पर यूएपीए लगाया गया, उसके तहत ही, उसी बेस पर ही, मतलब संगठन को तो बैन किया ही जाएगा, व्यक्तियों को भी आतंकवादी घोषित कर दिया जाएगा। यह उस वक्त का एक बहुत बड़ा राजनीतिक मसला बन गया था, लेकिन सरकार पीछे इससे नहीं हटी। अधिनियम के अंतर्गत जांच अधिकारी को, यहाँ समझ लीजिए, इसके तहत संशोधन करके यह बात भी जोड़ा गया था कि जांच अधिकारी को उन संपत्तियों को जब्त करने से पहले पुलिस महानिदेशालय से मंजूरी लेनी होती है, यानी कि डीजीपी का जो ऑफिस है वहाँ से मंजूरी लेनी होगी यदि वह आतंकवाद से संबंधित मसला है तो। ध्यान रखना है इन चीज़ों को। अब उसके बाद यह सारा मुद्दा हमने डिबेट जो है इस टॉपिक पर कर लिया है। अब आपके लिए एक प्रश्न यहाँ भी है, और यह जो प्रश्न है वह मेंस का है। प्रीलिम्स का पहले हमने देखा, अभी वहाँ फिर से हम डिटेल से देख लेंगे, अब आपको उसका जवाब भी मिल जाएगा। लेकिन पहले आप यहाँ समझ लीजिए, सुरक्षा कानूनों को और कठोर बनाए जाने का उद्देश्य, देखिए क्या है, सुरक्षा कानून की बात की जा रही है। कीवर्ड्स को देखिए, सबसे पहले सुरक्षा कानूनों को कठोर बनाए जाने का उद्देश्य की बात की जा रही है। उसका उद्देश्य क्या है, राष्ट्रीय सुरक्षा की बजाय नागरिकों पर राज्य का और प्रभावी नियंत्रण। यानी कि यहाँ कहा जा रहा है कि राज्य चाह रही है कि हम ऐसे कानून बनाए कि जो नागरिक का फंडामेंटल राइट्स है उस पर और नियंत्रण हम कर सके। ये स्टेटमेंट से ये बात निकलता है, मतलब सुनिश्चित करना है, ये स्टेटमेंट दिया गया है। आप इससे सहमत भी हो सकते हैं, असहमत भी हो सकते हैं, और जो भी होंगे उसका आपको तर्क लिखना है। यानी कि यूएपीए में हुए हालिया संशोधन के आलोक में, अभी यूएपीए में क्या हालिया संशोधन हुआ है, यानी कि 2019 का मामला जोड़ेंगे और सुप्रीम कोर्ट का जो अभी अपडेट आया है 2011 के फैसले को पलटते हुए, वह सब जोड़ते हुए इस कथन का क्या करना है आपको, यहाँ ध्यान देना है, समालोचनात्मक विवेचना करना है। समालोचनात्मक विवेचना करने का मतलब है कि यह जो टॉपिक है इसके पक्ष में भी बातें लिखनी है, इसके विपक्ष में भी बातें लिखनी है। लेकिन यहाँ ध्यान देना है कि यहाँ पर सबसे पहले ये जो स्टेटमेंट है इसको काटते हुए, मतलब इसके विपक्ष में, क्योंकि ये स्टेटमेंट कह रहा है कि सरकार चाह रही है कि हम नागरिकों के अधिकार को दबाएं, लेकिन ऐसा तो हमने डिबेट में नहीं देखा है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। कैसे, तो राष्ट्र की संप्रभुता को देखते हुए, राष्ट्र की अखंडता को देखते हुए। तो यह मसला आपको लिखना है और आपको इससे एग्री नहीं करना है कि नहीं भाई साहब ऐसी बात नहीं है, भारत सरकार जो इस तरह के फैसले ला रही है वह राष्ट्र की संप्रभुता और एकता के लिए ला रही है, ऐसा करना है। समालोचनात्मक करना है, यानी कि पक्ष में कुछ ज़्यादा बातें कर देनी है आपको। अब चलिए उस प्रश्न पर देखते हैं जो प्रीलिम्स के लिए हमने आपसे पूछा था, सीधा वहाँ चलते हैं। देखिए, यूएपीए अधिनियम 2019 के तहत परमाणु आतंकवाद से संबंधित कृत्य जो हुआ था, अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन 2005 को सूची में जोड़ा गया था, तो यह भी हमने टॉपिक डिस्कशन कर लिया। दूसरा जो है, यूएपीए 1967 के अंतर्गत गतिविधियों की जांच उप निरीक्षक या उससे ऊपर रैंक के अधिकारियों द्वारा की जाती है, यह भी हमने डिस्कशन किया है। अब आपको ध्यान देना है कि क्या उप निरीक्षक या उससे ऊपर के रैंक के अधिकारी की बात की जाती है। उप निरीक्षक यहाँ इंस्पेक्टर वाले आ जाता है, सब इंस्पेक्टर वगैरह होता है, हमने जो पढ़ा है वह कुछ और है, तो वहाँ पर ध्यान दे देना है आपको। और फिर उसके आधार पे जो भी कथन सत्य होगा उसका विकल्प यहाँ दिया गया है, वह विकल्प जो है कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और जो मेंस का क्वेश्चन जो दिया गया है वह भी आप लिख करके कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, उस पर हम डिटेल से चर्चा कर लेंगे। यदि आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है। इस टॉपिक में इतना ही रखते हैं, अपना ख्याल रखिए, जल्द ही मिलते हैं। थैंक यू।